वेलकम टू नोक्ता व्यू। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रिया तिवारी। आज हमारे साथ एक ऐसे फिल्म निर्देशक हैं जो अपनी फिल्म के द्वारा समाज के अलग अलग मुद्दों को उठाते रहते हैं, साथ ही अपनी विवादित फिल्मों से भी सुर्खियों में बने रहते हैं। वहीं इस बार उन्होंने प्रयागराज की वायरल गर्ल मोनालिसा को फिल्म ऑफर करी है। हमारे साथ हैं सनोज मिश्रा जी, जो एक फिल्म निर्देशक हैं। उनसे जान लेते हैं आज उनके बारे में। सर कैसे हैं? जी मैं अच्छा। कहाँ से हैं आप और जी इस फिल्म लाइन में कैसे पहुंचे? एक जी जी अपना अनुभव पेश कीजिए। दरअसल मेरा जन्म तो उत्तर प्रदेश में हुआ है और पढ़ाई लिखाई भी मेरी लखनऊ में हुई। हाँ, और मैं पिछले करीब 32 सालों से मुंबई में रह रहा हूँ। तो अब मुझे ये नहीं लगता कि मैं कहाँ से हूँ, मुझे लगता पूरा देश हमारा ही है, अच्छा। पूरी दुनिया हमारी है, क्योंकि हर जगह आना जाना है मेरा, रोज़ मेरा मूवमेंट होता है कहीं न कहीं। हाँ, लेकिन अगर कह सकते हैं ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा तो मैंने महाराष्ट्र में, मुंबई में बिताया है, जो मेरे लिए कर्म भूमि भी है और मेरे लिए पूजनीय भी है। क्योंकि आज जो पहचान दी है वो महाराष्ट्र ने दी है, मुंबई ने दी है मुझे। और कर्म भूमि को मैं मातृभूमि से ज़्यादा अहमियत इसलिए देता हूँ कि वो परदेश है। फ़िल्मी करियर की जहाँ तक शुरुआत की बात रही है तो 90s के दौर में मैं उस कठिन दौर में मुंबई गया, जहाँ पर फ़िल्मों में एंट्री पाना तो बहुत मुश्किल था। बहुत दिनों तक धक्के खाए, बहुत छोटी-सी नौकरियाँ की, भूखे सोया, प्लेटफ़ॉर्म तो जो लोग बोलते हैं, वो मेरी ही कहानी है। क्योंकि मैंने कई महीने प्लेटफ़ॉर्म पे बिताए, मेरे पास रहने के लिए कुछ नहीं था, कोई पहचान नहीं थी मुंबई में। तो उन सब परिस्थितियों से निकल कर मुझे किसी तरह से उस 90s के दौर में मेकअप मैन का झोला टाँगने का काम मिला, बड़ी मुश्किल से, और उसके लिए पैसे भी नहीं मिलने थे। तो जो मैं जॉब करता था उसमें कुछ पैसे बचे हुए थे मेरे पास, उन पैसों को बचाकर मैं अपना खर्च चलाता था और मेकअप मैन का झोला टाँग कर मैं खड़ा होता था, जो बड़े-बड़े एक्टरों को मेकअप करते थे। वो फ़िल्म थी अर्जुन पंडित। उस फ़िल्म से मेरी शुरुआत हुई। मैंने पहली बार बड़े-बड़े एक्टरों को अपनी आँखों के सामने देखा और बात करने की कभी हिम्मत भी नहीं जुटा पाया ऐसे लोगों से, क्योंकि मैं एक छोटे से गाँव से आया था जहाँ पर उन लोगों के सामने खड़े होने में मेरे हाथ-पैर काँपते थे। तो उस लिहाज से बहुत छोटे स्तर से मैंने काम जब शुरू किया और फिर बढ़ते धीरे-धीरे कारवां बढ़ा। दसियों साल लग गए मुझे सीखने में सिनेमा को, जी। और बहुत साल सीखने के बाद फिर मैंने स्वतंत्र रूप से निर्देशन की शुरुआत करी है और अब तक करीब 16-17 फ़िल्में मैं बना चुका हूँ। सर अभी तक की जो आपकी जर्नी है वो कैसी रही? क्योंकि आप यूपी से हैं जी, जी। और फिल्म की दुनिया में कैसे पहुंचे? देखिए, अभी तो कुल 32 साल का कारवां हो गया है ये, और बहुत छोटा था तब से मैं मुंबई चला गया था। मतलब मुझे जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी, जी। वो तो नहीं मिली। और एक तो ये होता है कि देखिए इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है। आदमी कुछ, मैं तो छोटा-सा गाना गाने के लिए गया था, गाना गाना गा लूँगा और कैसेट लेके अपने गाँव चला जाऊँगा। तो वो मकसद मैं लेके जो छोटा-सा मकसद गया था, उससे तो बहुत बड़ा काम कर लिया हूँ। लेकिन आज जिस स्टेज पे बैठा हूँ, मुझे लगता है कि मेरे से भी बड़े-बड़े लोग, मेरे से जूनियर जो थे वो भी बहुत बड़े बन गए, और मैं शायद अपने कुछ सिद्धांतों की वजह से या मेरा कुछ स्वभाव ऐसा है, मैं अपने तरीके से काम करता हूँ, शायद इसलिए मैं पीछे हूँ। और मुझे लगता है कि डे वन से मेरी शुरुआत हुई है अभी, और जो पिछला मेरा 32 साल था वो लर्निंग पीरियड था। अब मैं, मुझे लगता है इस फ़िल्म से मैं फिर से काम करने जा रहा हूँ। वो सोच लेकर के मैं फ़िल्म बनाने की तैयारी कर रहा हूँ कि मैं एकदम नया हूँ और पहली फ़िल्म बनाने जा रहा हूँ। अभी तक की आपकी कितनी फिल्में रही हैं? सब मिला करते हो, मतलब आप देखें, हिंदी फ़िल्में करीब 8 और 10 फ़िल्में हैं क्षेत्रीय भाषा में, तो करीब 17-18 फ़िल्में हैं अभी तक हमारी। जिनमें 2 फ़िल्मों को छोड़कर बाकी सारी फ़िल्में थिएटर रिलीज़ हैं। सारी फ़िल्में थिएटर रिलीज़ हैं, और मैंने ओमपुरी साहब हैं, संजय मिश्रा हैं, अनुपम श्याम ओझा हैं, मुकेश तिवारी हैं, जी। रवि किशन हैं, आर्य बब्बर हैं, ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है जिन बड़े-बड़े एक्टरों के साथ मैंने अभी तक काम किया है। अभी लास्ट टाइम में आपने बंगाल पर भी स्टोरी बनाई थी, जी, एक फिल्म बनाई थी। जी, वो काफ़ी विवाद में भी रही थी। हाँ। ऐसा क्या मुद्दा उसमें उठा दिया था आपने जो इतना विवाद फैल गया था? देखिए क्या है कि वो मुद्दा नहीं है, हाँ। वेस्ट बंगाल अपने देश का एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा विषय है, जी। और वहाँ पर जो तानाशाह सरकार है, वहाँ की जो ममता बनर्जी की सरकार है, हुँ। उनकी अपनी मोनोपोली चलती है, उनका अपना वहाँ पर राज है। आप ये सोचिए कि उस सरकार के खिलाफ, जबकि सब जानते हैं कि वहाँ पर इलेक्शन में सबसे ज़्यादा मौतें वहीं पर होती हैं, सबसे ज़्यादा धांधली वहीं पे होती है, सबसे ज़्यादा विदेशों को लाकर बसाया वहीं पे जा रहा है, वोटों के लिए तुष्टीकरण वहीं पे हो रहा है, सारे रोहिंग्या मुसलमानों को लाके भर दिया गया वहाँ पर, ये सब जानते हैं। लेकिन वेस्ट बंगाल में किसी की हिम्मत नहीं कि 2 मिनट की डॉक्यूमेंट्री भी उस पे बना दे। अब मैंने उस पर पूरी फीचर फ़िल्म बनाई तो विवाद होना ही था, और विवाद ऐसा हुआ कि बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया हुँ। उसने, मेरे पे बहुत सारे फर्जी केस करवाए गए, और केस के पीछे मकसद ये था कि किसी भी तरह मुझे बुलाकर
अरेस्ट कर लिया जाए, जेल में डाल दिया जाए और जहर का इंजेक्शन लगा दिया जाए। ऐसा प्लान था पूरा। लेकिन मैं बचता रहा और फ़िल्म को पूरा करता रहा। अपनों से भी लड़ता रहा, मतलब सरकार से जो भी ये लड़ता आपके रहा। पीछे लोग पड़े हुए थे, हाँ, जैसे आप बता रहे हैं कि जहर का इंजेक्शन की बात हाँ, कर रहे हैं, वो सब ये कौन थे? देखिए ये खुद गवर्नमेंट के थे या गवर्नमेंट के और नहीं, कोई? वही लोग होते हैं वहाँ पर, उन्हीं के लोग होते हैं। अंदर तो अपराधी बैठे होंगे ना, जेल में जहाँ जाऊँगा वहाँ तो ये तो है नहीं कि मैं होटल में रखेंगे मुझे। वो सब क्रिमिनल्स होते हैं वहाँ। उनको 1, 2, 5 आदमी मर जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई कोई न्यूज़ भी नहीं बनेगी। जेल में अगर 1, 2 आदमी मर जाते हैं उसका तो न्यूज़ भी नहीं बनता है। छोटी-मोटी बात है मतलब वहाँ के लिए। 5-10 आदमियों को मर जाना बड़ी छोटी बात है, मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उस हालत में मैं उस स्टेट पर काम किया हूँ, उस पर रिसर्च किया मैंने और सारे एविडेंस भी इकट्ठा किए, क्योंकि हमें सेंसर बोर्ड में भी लड़ना था, हमें हाई कोर्ट से भी लड़ना था। तो वहाँ से निकाल कर के मैं फ़िल्म को लाया और उस फ़िल्म को मैंने फिर 30 अगस्त को रिलीज़ किया। इस फिल्म में के बाद ये भी पता चला था कि आप अपने घर से काफी समय के लिए गायब थे, हाँ। और उस दौरान अपने घर आप जा रहे थे लखनऊ से, हुँ। तो आप घर तक नहीं पहुंचे थे, और जी। उनकी आपके परिवार जो है काफी चिंतित भी था उस समय। हाँ, दरअसल इसमें हुआ क्या था हम्म। कि मैं बीच में मैं अरेस्ट होने के लिए बार-बार मुझे पुलिस वहाँ से फ़ोन कर रही थी, आ रही थी, लेकिन मैं उनके हाथ नहीं लगा। जब फ़िल्म रिलीज़ होने पर आ गई और देखा कि सेंसर बोर्ड ने भी ओके कर दिया है, तो सरकार वहाँ की पागल हो गई, बौखला गई कि किसी भी तरह से उसको उठाओ। तो वहाँ से मुझे थ्रेट्स आने लगे कि कुर्की हो जाएगी घर की, ये हो जाएगा। तो मैं भी बहुत टेंशन में था, मेरे रिश्तेदार बहुत टेंशन में थे, क्योंकि जिसका भी कॉल करता था उनके उनके पास फ़ोन जाना शुरू हो जाता था पुलिस वालों का। तो मैंने सोचा कि मैं जाकर वहाँ पे अपना बाहर से ज़मानत करा लूँ। और मेरे साथ एक बंदा था, वसीम रिज़वी नाम है उसका, जो आजकल बोलता है कि मैं जितेंद्र नारायण त्यागी हो गया हूँ, तो तमाम तरह के प्रोपेगेंडा चलाता है वो। दरअसल हो कि वो है एक क्रिमिनल है और अपने क्राइम को छुपाने के लिए वो इस तरह की बातें करता है, इस्लाम के खिलाफ बोलता है ताकि लोग उसको फ़ेवर करने लगे, आरएसएस, बीजेपी उसको फ़ेवर करने लगे। वो बंदा हमारी टीम का लीडर था। मतलब मैंने उसको प्रोड्यूसर बना दिया था। उसने देखा कि अब ये बंगाल में जाके फँसने वाला है, तो पूरा प्लान था उसका कि मुझे वहीं निपटा दिया जाए, ताकि एक बड़ी खबर बनेगी कि इस फ़िल्म का डायरेक्टर बंगाल में मार दिया गया। और बनाया किसने? तो बोले वसीम रिज़वी ने बनाया फ़िल्म। क्रेडिट किसको जाएगा? वसीम रिज़वी को जाएगा। इसलिए उसने मुझसे मतलब मेरा नाम भी मीडिया से हाइड करना शुरू कर दिया था, जो एजेंसी लगा रखी थी। उसमें कहा था कि भई इसका नाम कहीं नहीं जाना चाहिए इस फ़िल्म में। ताकि पूरा क्रेडिट उसी को मिले और जल्दी ज अमित शाह जी उसको बुला करके राज्यसभा सांसद बना दें या गवर्नर बना दें, कुछ कर दें, मतलब उसको जल्दी खुश कर दें। तो इस नियत से उसने मुझे वहाँ पर ट्रैप में फँसा दिया। कॉल कर दिया वहाँ पर कि मैं गया हुआ हूँ और लोगों ने मेरा पीछा किया वहाँ पर। जैसे कि कई बार मैं मीडिया में बोल चुका हूँ। वहाँ से बचकर मैं भागा, कई किलोमीटर में पैदल चला, कहाँ-कहाँ से होते अपनी जान बचाकर मैं बनारस आ गया, क्योंकि मेरे तरफ 2 खतरे थे। एक तरफ था वसीम रिज़वी और दूसरी तरफ थी बंगाल सरकार। मेरे पास कोई रास्ते नहीं बच रहा। जिसके लिए मैंने काम किया वो मेरी जान लेने पे उतारू हुए। जिस स्टेट के लिए मैंने काम किया वो मेरी जान लेने पे उतारू हुए। लिहाजा मैंने अपने आप को भोलेनाथ के सामने समर्पित कर दिया कि आप देखो आपको क्या करना है। और वो 5-6 दिन मेरे उस दर्दनाक दौर में बीते और मैं बहुत डिप्रेशन में भी था। काफ़ी हद तक मैं बीमार भी हुआ। फिर वहाँ से मुझे पता नहीं पुलिस को कैसे पता चला तो और वहाँ मुझे पे लेके आप गई। कहाँ रुके थे? अपने रिश्तेदार के घर या कहीं ऐसे ही, मतलब नहीं, जहाँ पे? रिश्तेदार के यहाँ रुकता तो लोगों मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था। हम्म। मैं तो वहीं चिताओं के बीच बैठता था, रात-दिन मैं 6 दिन तक वहीं था। ना मैंने कोई होटल लिया, कुछ नहीं, मैं वहीं बैठता था, प्लेटफ़ॉर्म पे बैठता था, वहाँ पे एक छत थी वहीं पे बैठता था, रोज़ मैं वहीं सो जाता था। और थोड़ा बहुत कुछ खाना-वाना बाहर मिलता था, कहीं से ये खिचड़ी वगैरह लोग बाँटते थे। और मैं बड़ा सुकून में था, क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं था, ना कोई मेरे पास ईमेल आ रहा था, ना कोई टेंशन वाले फ़ोन आ रहे थे। तो वो 5-6 दिन भी लाइफ़ के मेरे लिए बड़े अच्छे और बड़े मेडिटेशन वाले भी थे। मतलब मेरी एक नई ज़िंदगी की एक तरह से देखी जाए तो शुरुआत हुई और बड़ी ही तूफ़ानी शुरुआत थी वो मेरे लिए। फिर बचे कैसे आप? क्योंकि गवर्नमेंट से लड़ना, हाँ, गवर्नमेंट के जो हाँ, मामले हैं उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत तो आप मुश्किल है। निकले कैसे? निकला नहीं, अभी तो फेस कर रहा हूँ। कहाँ निकला हूँ, निकल नहीं पाया मैं। हाँ, लेकिन मुझे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगीनाथ जी ने बहुत, महाराज जी ने बहुत हेल्प किया मुझे। उनसे मिलने के बाद मेरे अंदर जीने का एक फिर से हौसला जागा कि नहीं, मुझे ज़िंदा रहना है और मुझे देश के लिए, समाज के लिए भी काम करना है। तो वो मतलब मैं फ़िल्म इंडस्ट्री छोड़ने के एकदम मूड में आ गया था कि मुझे अब काम नहीं करना है। जिसके लिए काम कर रहा हूँ वो भी अपना नहीं, जिनके लिए कर रहा हूँ वो भी अपने नहीं। तो महाराज जी से मिलने के बाद मेरी सोच थोड़ा-सा बदली और मेरे गुरुजी स्वामी राम भद्राचार्य जी ने भी मुझे शिक्षा दी, जो मुझे बताया, तो मुझे लगा कि नहीं, ये अंत नहीं है, ये शुरुआत होनी चाहिए। और बनारस से फिर एक नई शुरुआत हुई और बनारस घाट से मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस ने ससम्मान वहाँ से उठाकर हॉस्पिटलाइज़ किया, क्योंकि न्यूज़ में मुझे ही पता नहीं था क्या हो रहा है।
और घर वालों ने मेरे शायद कुछ कंप्लेन वगैरह की थी मेरे गुमशुदगी की। हम्म। जी। अभी आपने कहा कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मिले, जी। तो वहां तक कैसे पहुंचे? क्योंकि आप तो खुद कह रहे हैं कि मैं उस टाइम पे फोन बंद कर चुका था, बनारस में काफी समय तक रहा, हम्म। तो वहां तक का सफर कैसे रहा आपका? दरअसल बनारस से आने के बाद भी मेरे ऊपर खतरा कम नहीं हुआ था, और मुझे पता था कि माननीय महाराज जी के अलावा और कोई मेरी हेल्प करने लायक है नहीं, ना कोई अधिकारी कर सकता था, कोई नहीं कर सकता था, कोई मंत्री भी नहीं कर सकता था, सब झूठे दिलासे देते हैं लोग। तो मेरा योगी जी से मिलना बहुत ही जरूरी था, और उन तक मिलने से पहले मैं करीब 1.5 महीने तक भूमिगत रहा हूँ। बाहर आने के बाद भी अंडरग्राउंड ही था, क्योंकि वसीम रिजवी की नज़र थी, क्योंकि वो पूरी तरह से हार चुका था। उसको मालूम था कि अब ये मेरा सनातन वाला कार्ड चलने वाला नहीं, ये बंदा जिंदा वापस आ गया है। अब ये सबको पूरी दुनिया में बता देगा कि ये सनातनी नहीं है, ये खाली ढोंग कर रहा है। इतने सारे केस है इसके ऊपर, बलात्कार से लेकर के, डकैती से लेके, वक्फ बोर्ड के घोटाले से लेके, तो आज तक तो किसी ने बोला नहीं था उसके खिलाफ में। अब उसको ये पता था कि इसकी जान लेने की कोशिश की है मैंने, तो अब ये सारे राज मेरे खोल देगा। इस लिहाज से मुझे तो निपटा देता हूँ। तो 1.5 महीना करीब लगा मुझे महाराज जी से मिलने में, समय मिला उनका। उस बीच मैंने भाग दौड़ी बहुत की, मिलने की तमाम सारी कोशिशें, क्योंकि इतने बड़े स्टेट के वो मालिक हैं, हमारे भी मालिक हैं वो, और उनसे उन तक पहुंचना भी मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य था। मैं करीब आधा घंटा उनके साथ था, मैंने सारी बात उनके सामने रखी, वसीम रिजवी की सारी बात उनके सामने रखी। तब मुझे पता चला कि एक बहुत बड़ा डिफाल्टर आदमी है, क्योंकि बड़े लोगों में भी इसकी इमेज बहुत ही खराब है। मतलब ये सिर्फ भाजपा आरएसएस को अपने तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है, अपने गुनाहों पे पर्दा डालने के लिए। और मैं तो सरकार से मांग कर रहा हूँ कि इसके जितने पुराने केस हैं, जो फाइलें बंद कर दी गई, वो फाइलें फिर से खोली जाए, उस पर निष्पक्ष जांच हो। मैं इस सरकार से मांग कर रहा हूँ। अभी आपकी करंट में कौन सी फिल्म आने वाली है? अब मैं जिस पर काम कर रहा हूँ वो फिल्म है द डायरी ऑफ मणिपुर। एक लव स्टोरी है, और इस फिल्म में मेरे एक्टर हैं अमित राव, बहुत अच्छे थिएटर आर्टिस्ट हैं, और उसके साथ साथ अभी वायरल गर्ल मोनालिसा है, और बाकी कास्टिंग हो रही है। अभी इस फिल्म की शूटिंग इस महीने के मतलब मार्च महीने के एंड से मैं शुरू कर दूंगा। मैं इस फिल्म को पहले बनाने जा रहा था, लेकिन मोनालिसा से मिलने के बाद फिर क्या हुआ कि उसका लर्निंग प्रोसेस शुरू हुआ, और वो कुछ बहुत ज़्यादा करने लायक थी नहीं, ना है, बहुत निचले स्तर से है, ना कभी स्कूल गई है, ना कॉलेज गई है। 8 7 8 साल की उम्र से तो अपने वो मोती माला बेच रही है। तो उसको पूरी तरह से मॉडिफाई करके एक अच्छी तरह से उसको एक्टिंग सिखाना, बताना, उसमें बहुत मेहनत लग रही है। तो इस वजह से फिल्म भी थोड़ा डिले हो रही, लेकिन कुछ पार्ट में भी इसका मार्च में शूट करूंगा, ताकि थोड़ा सा वो सिनेमा के बारे में समझने लगे कि क्या है, शूटिंग कैसे होती है, कितने लोग होते हैं, थोड़ा सा मेंटली आदमी थोड़ा सेट हो जाए। इसलिए मैं 4 5 दिन का शूट दिल्ली में रखने वाला हूँ। आपने वायरल गर्ल को अपनी फिल्म ऑफर करी है, जी। क्या सच में आप भी उस उनकी आंखों के कायल हैं, या सिर्फ वो वायरल हुई है इस वजह से ऑफर किया है फिल्म? देखिए, एक्चुअल में आपको बताऊं तो मैं दिल्ली ही आया हुआ था, और मेरे दिमाग में तब तक कुछ नहीं था। मैं शूटिंग के सिलसिले में आया हुआ था कि यहाँ पर शूट करना है, और मुझे पार्लियामेंट का सेट लगाना था, तो वो मैं हॉल देखने के लिए आया हुआ था। रात में मैं जब अपने यहाँ होटल में देख रहा था, उसके कई सारे वीडियो देखे, और हो सकता है कि शायद उस वीडियो का असर हो, जो मैंने रात में सपने में देखा कि वो मेरी फिल्म है। अच्छा। तो सुबह उठकर मैंने लोगों से जब शेयर किया, तो लोगों ने मुझे कहा कि अगर ऐसी बात है तो आपको उसे फिल्म में रखना चाहिए। फिर मैंने अपनी बात लोगों के सामने रखी, और फिर मैं प्रयागराज गया, उनके घर पर गया, और मतलब एक तरह से देखा जाए तो सडनली चीजें हुई, उसके पीछे कोई प्लान नहीं था मेरा। और आंखें क्या ना, वो तो बच्चे हैं, बच्चों की आंखें लाल हैं, पीली हैं, नीली नहीं देखनी चाहिए। हाँ, मैं उसको एक अच्छी एक्ट्रेस बनाने की तैयारी कर रहा हूँ, ताकि वो इस फिल्म के बाद, मतलब मेरी फिल्म के बाद भी अपने पैरों पे चलना सीख जाए, आगे काम करे, और देश दुनिया में जितना आगे बढ़ेगी उतना ही बड़ा मेरा भी नाम होगा, क्योंकि मैं उसका बैकबोन हूँ, मेरे से शुरुआत हो रही है उसकी। तो इसका क्रेडिट मुझे जाएगा। अभी जो तकलीफें मैं झेल रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो चीज़ें मुझे, मेरे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट भी बन के आएंगी। जैसे कि अभी मोनालिसा को अभी कुछ आता नहीं है, तो हाँ। आपको किस तरीके से क्या क्या फेस करना पड़ रहा है? क्या अभी आपने एक्टिंग क्लासेस दिलाई हैं, हाँ जी। या कोई एकेडमी ज्वाइन करवाई हुई है? नहीं, मैंने एक्चुअल में क्या है कि एक जगह पर रिसॉर्ट लिया हुआ है, वहाँ बेंगलोर है, और उस बेंगलोर में मैंने फैमिली को रखा हुआ है। फैमिली के साथ ही रहते हैं, बंजारे लोग अपनी फैमिली के साथ ही रहते हैं, लड़की को कभी अकेला कहीं नहीं छोड़ सकते वो लोग। तो वहाँ पर वो लोग हैं, अपने फैमिली के साथ है लड़की, और वहाँ मैंने 4 टीचर लगा रखे हैं। एक तो उसको लर्निंग सिखाने वाला, का खा गा और सारा कुछ, उसके बाद एक डांस टीचर है, उसके बाद एक्शन वाले हैं, और एक है जो उसके स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फेस एक्सप्रेशन, इस सब पे काम करने वाले। तो 4 तरह के लोग हैं, और उसके बाद 5वां मैं हूँ। मैं इन सबकी मॉनिटरिंग करता हूँ। अच्छा। हर दूसरे तीसरे दिन जाके मुझे देखना होता है कि कैसा काम चल रहा है, कैसा क्या सीख पा रही, और बाहर रहना भी मेरे लिए जरूरी, क्योंकि मेरा काम भी है।
तो मैं वहाँ बैठ कर भी नहीं रह सकता, लेकिन हाँ मैंने जिम्मेदारियां सबकी बांट रखी हैं और सब लोग हैप्पी हैं, खुश हैं। सब लोग चाह रहे हैं, मतलब पूरा जो गरीब तबका है, जितना देश का गरीब तबका है, वो सब चाहता है कि लड़की कुछ करे। और जो बॉलीवुड में लोग बैठे हुए लोग हैं या वसीम रिजवी जैसे बैठे हुए लोग हैं, या कोई ना कोई नया नाटक प्रोपोगंडा करके बदनाम करके फिल्म को बंद कराना चाहते हैं ताकि फिल्म बंद हो जाए, बने ही ना, कोई इतिहास ना लिखने पाए। जो इतिहास लिखेंगे वो सब बड़े बड़े एक्टरों के लड़के ही लिखेंगे, कोई गरीब बंजारन फिल्म की हीरोइन नहीं बन सकती। लोगों को कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है, ये कैसे हो गया, ये चमत्कार कैसे हो गया। तो ये चमत्कार तो मेरे ख्याल से बाबा भोलेनाथ की कृपा है, वहीं से हुआ। आपको नहीं लगता है कि आप एक ऐसी लड़की को लेकर आ रहे हैं जिसको अभी एक्टिंग का ABCD भी नहीं हाँ पता है, हाँ हाँ पर अभी जो घर से दूर रह रहे हैं, जिन्हें जी। एक्टिंग भी आती है हाँ और हम्म, ड्रामा भी करते हैं, सीख रहे हैं, काफी मेहनत कर बहुत रहे अच्छी बात हैं, तो कही। उनके साथ ऐसा नहीं लग रहा है कि अन्याय हो रहा है, आप अन्याय लोग उनको बिल्कुल, काम नहीं दे रहे हैं बिल्कुल और एक ऐसी लड़की को लेकर आ रहे हैं जिसको कुछ भी नहीं आता है? बिल्कुल अन्याय नहीं हो रहा है। इसलिए अन्याय नहीं हो रहा है हम्म, क्योंकि मैंने अभी तक जितनी फिल्में बनाई हैं उसमें से लगभग सारी फिल्मों में मैंने नए आर्टिस्टों को ही काम दिया है, हम्म, लगभग। और आर्टिस्ट के लिए जो वहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए मैं हमेशा, हमारे यहाँ के दरवाजे खुले रहते हैं हर तरह से हेल्प के लिए। कोई तकलीफ में अगर है, किसी को रहने की दिक्कत है, किसी को खाने की दिक्कत है, उसके लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। मैंने एक फ्लैट भी ले रखा है, जो निराशार बाहर से लोग आते हैं, इनके पास रहने के लिए नहीं होता है, तो मैं उनको वहाँ पर रख देता हूँ कि भाई जाओ वहाँ पर गैस सिलेंडर, खाना बनाओ, रहो और वहाँ से अपना संघर्ष करो। तो इतना तो कोई नहीं कर सकता है, कोई बॉलीवुड का डायरेक्टर नहीं कर सकता जितना मैं करता हूँ संघर्षशील लोगों के लिए। अब रही बात कि हमने इसके बजाय उन लोगों को काम क्यों नहीं दिया, तो उनको तो लगातार काम में देता आ रहा हूँ। ये बात जहाँ पर इतिहास लिखने की आ गई, एक बंजारन की इतिहास लिखने, तो बंजारन तो कभी कोई फिल्म में काम की नहीं होगी आज तक, ये एक हिस्ट्री बनेगी। तो मुझे लगता है कि जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनको भी इस बात पर खुश होना चाहिए कि हमसे भी निचले तबके से, मतलब वो लड़की जीरो भी नहीं है, वो माइनस में है, माइनस से भी अगर लोग आ रहे हैं तो ये तो देश के लिए और समाज के लिए, हमारे सभ्य समाज के लिए खुशी होने की बात है जी, इसमें। तो वो ब्लेम नहीं करना चाहिए कि हम सीखे हुए हैं। सीखे हुए आप तो, आपके लिए तो 100 रास्ते हैं। जो नहीं सीखा हुआ है, जिसको कुछ नहीं आता है, माइनस है जो, जी। उसको ही मिसाल बनने दो, थोड़ा सा उस पर काम होने दो। इतिहास तो ऐसे लिखा जाएगा ना, हिस्ट्री लिखने के लिए तो तकलीफ उठानी पड़ेगी। फिल्म बनाने के लिए एक बजट चाहिए होता है, जी। इस फिल्म का बजट क्या है? बजट, हाँ। दरअसल बजट, क्योंकि फिल्म में बहुत सारे वायलेंस के सीन हैं, बहुत सारे एक्शन पर बहुत खर्च हो रहा है, तो इस फिल्म का बजट मेरी पिछली फिल्मों से ज़्यादा है, 10 करोड़ का बजट है। नहीं तो मेरी अभी तक ज़्यादातर फिल्में 7-8 तक रही हैं, 9 तक रही हैं। इसका बजट 10 करोड़ है और ये बहुत बड़ा बजट भी है, क्योंकि मुझे हिट और फ्लॉप होने में का डर नहीं है। मतलब मुझे पता है कि अगर मैं इस फिल्म को अच्छे से बना ले जाऊँगा तो मेरा जो फंड है वो सेफ। अब मैं इसको 100-200 करोड़ डाल दूँ फिल्म में तो वो ज़्यादा रिस्की हो जाता है, लेकिन हम ये रिस्क नहीं है, हम इस 10 करोड़ में एक अच्छी बेहतरीन फिल्म बनाकर निकलेंगे, ये मेरा अनुमान है। वायरल गर्ल का बजट क्या रहने वाला है? किसका? वायरल गर्ल मोनालिसा वायरल का। गर्ल का बजट तो आपको सबको पता चल गया, किस लाख रुपए उसको मिल रहे हैं इस फिल्म में। तो ये तो सवाल आपका पुराना हो गया है, अभी तो सारा मीडिया में चल रहा है। और मुझे लगता है कि इसके साथ साथ और बस बहुत सारे इवेंट भी मेरे पास आ रहे हैं मुझे, जहाँ पे लगता है कि नहीं यहाँ पे इसको जाना चाहिए, जहाँ पर उसकी शिक्षा सामने नहीं आएगी, जहाँ पर उसका भोलापन सामने नहीं आएगा, जहाँ उसकी इंसल्ट नहीं होगी, वहाँ मैं उसको लेके भी जा रहा हूँ, प्रेजेंट भी कर रहा हूँ लोगों के सामने, ताकि उसका एक जो एनवायरनमेंट बना हुआ है वो पब्लिक से के साथ, जो उसका अटैचमेंट वो बना रहे, वो जुड़ाव बना रहे। आप मणिपुर पर फिल्म बना रहे हैं, जी तो ये इसकी शूटिंग क्या मणिपुर में ही होगी? हाँ, देखिए मणिपुर बेस्ड फिल्म है तो इसकी शूटिंग में बाहर नहीं कर सकता। दिल्ली में शूट है बिकॉज ऑफ कुछ पॉलिटिकल मैटर भी यहाँ के, तो मेरी फिल्म का पार्ट है वो। लेकिन जहाँ तक मणिपुर की बात आती है तो वहीं पर शूट इसलिए होगा क्योंकि रियल लोकेशन भी चाहिए होती है रियलिस्टिक फिल्म के लिए। दूसरी बात यह है कि वहाँ के लोगों के जो, हम लोग अभी है ना मैदानी क्षेत्र का, चेहरे का जो बनावट अलग होती है, वहाँ की बनावट अलग होती है, तो उस लिहाज से भी मेरा वहाँ पर शूट करना है, क्योंकि फिल्म में बहुत सारी गैदरिंग है, हजारों हजार का क्राउड उसमें लगने वाला है, जो हम और बाहर कहीं मैनेज नहीं कर सकते। वहाँ लोकल पर काम करना इसलिए मेरे लिए ज़रूरी है। जो फिल्म है मणिपुर, जी। तो क्या स्टोरी भी वही सेम रहने वाली है या उसे डिफरेंट करने वाला है? क्योंकि आप बंगाल ऑफ डायरी पर, बंगाल पर पूरी हिस्ट्री बनाई थी, हाँ। तो विवादों में भी आप रहे, तो एक बार फिर से आप वही विवाद में नहीं, वो स्टोरी नहीं बना होना रहे है। हैं? एक्चुअल में क्या है, इस बार मैंने थोड़ा सा मैं कॉमर्शियल उसमें ज़्यादा जा रहा हूँ, तो ये एक बहुत अच्छी लव स्टोरी मैंने डिज़ाइन की है और कई सालों से मतलब उस पे हम लोग काम कर रहे थे। तो वो लव स्टोरी है, उसके बीच में वहाँ के मुद्दे हैं, वहाँ के सामाजिक मुद्दे हैं, वहाँ का जो प्रॉब्लम है, उस वो मुद्दे मैंने उठाए हैं। लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो है एक लव स्टोरी।
जो इस पे लोगों का एंटरटेनमेंट हो, अच्छा म्यूजिक हो फिल्म में। अभी तक हमारी फिल्मों में म्यूजिक बहुत कम हुआ करता था, कोई रोने धोने वाला एक आधा गाना या बैकग्राउंड में बज गया कोई बस, लेकिन इसमें प्रॉपर 3-4 गाने बहुत अच्छे हैं, रोमांटिक गाने हैं, डांस वाले गाने हैं, तो थोड़ा अलग मूड की फिल्म है। हाँ, बंगाल डायरी वो थोड़ा सा अलग टाइप का एक ड्रामा था, वो अलग रियलिस्टिक बहुत ज़्यादा था, मतलब 100% रियलिस्टिक था वो। और ये मेरे ख्याल से 90% हमारी फिक्शन होगी, 10% हम जो वहाँ की रियलिस्टिक चीज़ें उनको उठाने वाले हैं। इस फिल्म के मुख्य किरदार कौन कौन रहने वाले हैं? अमित राव जी इस फिल्म में मेन लीड कर रहे हैं, और मोनालिसा है, इसके साथ और कई सारी लड़कियां हैं जिनका भी सिलेक्शन होना बाकी है। कई सारे बड़े एक्टरों के साथ भी, चूंकि अभी नाम लेना इसलिए ठीक नहीं कि अभी उनके साथ मेरा एग्रीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, कुछ बॉलीवुड के बड़े एक्टर आज इस बार आपको देखने को मिलेंगे मेरे साथ। और एग्रीमेंट हो जाने के बाद ही मेरे ख्याल से किसी के बारे में बोलना अच्छा रहता है। बातचीत फाइनल हो रखी है, और मैं इस बार मेरे ख्याल से हफ्ता 10 दिन में मैं सब कुछ फाइनल करने वाला हूँ। इसमें किरदार क्या रहने वाला है मोनालिसा का? देखिए, मोनालिसा को बहुत ज़्यादा उनके कैरेक्टर से बाहर नहीं ले जाना चाहिए, और मेरी फिल्म के लिए इसलिए भी मेरे दिमाग में ये बात रात में घंटी कर गई थी उस दिन जब मैंने बताया आपको कि हमारी फिल्म का किरदार इससे एकदम मिलता जुलता है। एक गरीब घर की लड़की जो कपड़े बुनती है, क्योंकि वहाँ कपड़े बुनने का काम होता है हाथों से, हैंडीक्राफ्ट का। तो वो लड़की है, इसके फादर हैं, उसकी सौतेली माँ है, और स्कूल भी जाना चाहती है, पढ़ना भी चाहती है, आगे कुछ बढ़ना भी चाहती है, उम्र कम है, जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं। तो मुझे लगा कि ये लड़की इस किरदार में एकदम फिट है, और इस पर मतलब ये इसको आसानी से निभा ले जाएगी। अगर उसको कहीं बहुत बड़ा अमीर बता दो आप, ये बहुत बड़ा ग्लैमर कोई बता दो कि बहुत बड़ी ग्लैमर लड़की है, तो पहली बात तो कर नहीं पाएगी, ना उसके घर वाले उसका परमिशन देंगे। और इस रोल के लिए पूरी तरह से परफेक्ट थी वो, कहानी की डिमांड के हिसाब से एकदम सेट था, इसलिए मैंने उसको हाँ कर दिया कि नहीं, इस फिल्म में ये रोल कर रही है। सर, जिस तरीके से अभी एक आरोप भी लग रहा है कि आप एक प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया आप पर कि आप हमेशा शराब पीते रहते हैं और आपको लड़कियों की नीड होती है और लोगों के आप पैसे खा चुके हैं काफी। वो आदमी एक्चुअल में अभी जैसे मैंने आपको बताया ना, वो वसीम रिजवी ही है जो मेरे पीछे जान के पीछे पड़ा हुआ है, और वो एक दुनिया में सबसे ज्यादा भ्रष्ट निकृष्ट आदमी जिसको कहा जाता है, वो वही है। मैं थोड़ा धोखे में आ गया था, मुझे बोला वो सनातन में आ गया हूँ, मुझे इच्छा मृत्यु दे दो, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा, इसलिए मैंने उसको निर्माता बना दिया था गलती से। लेकिन जब मेरी जान के पीछे पड़ गया वो, तो मैं तो उसको एक्सपोज करूंगा ना, मैं तो दुनिया को बताऊंगा कि किस लिए मेरे साथ ऐसा कर रहा है। अब वो क्या बोल रहा है कि शराब पी रहा है और लड़कियां, तो किसने मुझे नाली में गिरे हुए देखा शराब पी के? या वो कौन सी लड़कियां जिनका शोषण किया, कोई तो बाहर आके निकल के आती ना। अब तक इन 32 सालों में कोई तो आती कि भाई इन्होंने मेरे साथ शोषण किया, और आदमी आपके यहाँ साथ पॉडकास्ट नहीं कर रहा होता, मैं तो जेल में होता। तो इस तरह की जो अनर्गल बातें वो इसलिए कर रहा है कि एक बच्ची है, वो उसका श्राप लगेगा, क्योंकि छोटी बच्ची वो देवी का अवतार है, जिसका वो काम खराब करना चाह रहा है वो देवी का अवतार है, और इसको ऐसा श्राप लगेगा कि इसको कोई नहीं पूछने वाला है, ये भी जान लीजिए। क्योंकि इस बच्ची के साथ ईश्वर साक्षात चल रहा है, उसके काम में अड़ंगा लगाने का मतलब बिना वजह का ही तो बोल रहा है कि मीडिया में आ जाऊं कुछ दिन के लिए, थोड़ा 2-4 दिन चर्चा हो जाए हमारी, नहीं तो लोग पता चले कि वसीम रिजवी खत्म हो चुके हैं, वसीम रिजवी जिंदा है, इसका वो इसलिए वो कर रहा है ऐसा, ताकि कहीं से कुछ हो, मेरा नाम खराब हो जाए और पिक्चर बंद हो जाए। वो ये चाह रहा है कि फिल्म ना बने, क्योंकि उसको पता है फिल्म बनेगी तो सनोज मिश्रा इस बार छक्का लगाने वाला है, वो आगे जाएगा, और जब जब जितना भी आगे बढ़ूंगा उतने ज़्यादा मैं उसको एक्सपोज करूंगा, बिकॉज ऑफ हमारे अपने जो है समाज में, हमारे अपने देश में ऐसे निकृष्टों की और ऐसे झूठ बोलने वाले मक्कारों के लिए तो कोई जगह नहीं होनी चाहिए। राजनीति में भी एक गिरावट होती है, लेकिन इस तरह की गिरावट तो हमने कभी नहीं जिंदगी में नहीं देखी। अब किसी पे कोई ब्लेम कर सकता है, मैं आपको बोल दूं कि अभी आप जो बैठ के शराब पीकर आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, तो कैसा लगेगा आपको? अब बताइए, होशो मेरे साथ यूनिट होती है तो 300-400 आदमी होता है, 300-400 आदमी ने कभी नहीं कहा कि हाँ मैं शराब पीकर सेट पे आता हूँ, या कम से कम 1000 लड़कियों की बात जैसे कर रहा है, 1000 में से एक भी लड़की कोई आई क्या बताने के लिए कि भाई इन्होंने मेरा शोषण किया? लड़की की नीड होती है, ये उसके दिमाग की गंदगी एक्चुअल में, जो 60-65 साल का हो गया है कि लड़कियों को वो नीड, उनको लड़कियों की नीड होती है, हाँ। और जो ये लड़की है वायरल, वो गलत जगह फंस गई गलत है। जगह फंसी, तभी उसने वीडियो जारी करके उसको जूते भी तो मार दिए अभी उसने वीडियो जारी किया है उस बच्ची ने, और बताया कि वो है कहाँ, उसने पूरी फैमिली दिखाई है, और जहाँ पे मैंने रखा है उसको भी दिखाया कि ये जगह दिया है रहने के लिए, ये टीचर है, सब बता दिया उसने। तो उसको तो मुंह पे जूता वैसे ही पड़ गया, और पब्लिक में भी और मीडिया के सामने भी वो एक्सपोज हो गया कि सिर्फ वो माइलेज लेने के लिए तमाशा कर रहा था वो। ये तो क्लियर हो गया, अभी पूरी तरह से क्लियर हो गया, क्योंकि मैं बोलता तो लोग बोलते रहे सफाई दे रहा है, ये तो कुछ तो बोल रहा होगा, लेकिन लड़की ने खुद आके सामने बोला है।
उसके फैमिली ने आके सामने बोला है कि लोग गलत कर रहे हैं, फिल्म रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना, रोकने के लिए, ताकि इतना बवाल हो जाए तो हमें जो फंडिंग करने वाले लोग हैं वो लोग भाग जाएं। लेकिन हमारे फंडिंग करने वाले लोग इतने सस्ते, इतने टुच्चे नहीं होते हैं। उनकी भी अपनी जुबान होती है, उनको भी पता है 10 करोड़ रुपए कोई मैटर नहीं करता, बहुत बड़ा मैटर नहीं होता है ऐसे लोगों के लिए जिनके बीच में मैं बैठता हूँ। तो उनको मालूम है अगर पैसा डूब भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ऑफ सनोज मिश्रा अच्छे मकसद के लिए काम कर रहा है, इसलिए। ये फिल्म लोगों को देखने को कब मिलेगी, जो मणिपुर हाँ, पे ये बना रहे फिल्म हैं? मेरी कोशिश ये है कि मैं इस साल के अंत तक इस फिल्म को थिएटर में रिलीज कर दूँ, और उसकी पूरी तैयारी चल रही। डे वन से ये काम हो रहा है। और इसके अलावा मेरी आदत है कि जब मैं एक प्रोजेक्ट लेता हूँ उसी को करता हूँ, दूसरा काम मैं तब तक नहीं लेता जब तक वो प्रोजेक्ट खत्म ना हो जाए। तो मुझे बाहर से काम आ रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं पहले अपनी फिल्म पूरी करूँ, क्योंकि पूरे देश की नज़र इस पर टिकी हुई है, सब जानना चाहते हैं इस फिल्म के बारे में। सर, जिस टाइम पे लड़की वायरल है मोनालिसा, उन लोगों को इसका अंदाजा भी नहीं था कि वो फिल्म में आएंगे, मगर उस टाइम पे आपने क्या सोचा था कि उनको फिल्म में क्यों लेना चाहिए? पहली बात तो यही था कि मेरे अंदर से जो बात हुई, जो मैंने रात में इसके बारे में थिंकिंग किया, और मुझे जो ड्रीम में दिखाई दिया कि वो मेरी फिल्म में काम कर रही है, तो वहाँ से मुझे एक लिंक मिला, एक दिमाग में ये बात गई, और उस पर मैंने मंथन किया, फ़ोन किया 1-2-4 लोगों को, और लोगों ने जब मुझे उसके बारे में पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया, तब मैंने लिया। मैंने अपने आप से नहीं कर दिया। और दूसरी बात ये भी थी कि वो बच्ची वहाँ से प्रयागराज से, वहाँ से उसको इतना प्रताड़ित किया गया था, वो घर चली गई थी, और घर जाने के बाद 2, 4, 5, 10 दिन में उसकी चर्चा हो जाती, खत्म हमेशा के लिए। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं इसको बनाऊंगा, कुछ तराशना है मुझे, और इसमें जनता का, पूरे देश के गरीबों का, अच्छा चाहने वालों का, राष्ट्रवादियों का बहुत बड़ा हाथ रहा। सब ने मुझे सपोर्ट किया, सब ने मुझे हौसला दिया, और आज भी दे रहे हैं। आज ये जो लड़ाई हो रही है उस गंदे आदमी के साथ, उसमें भी हमारे साथ पब्लिक हमारा साथ दे रही है, क्योंकि सब जान रहे हैं कि वो गंदगी है, वो कचरा है, वो जूठन है, मतलब इस तरह से, और वो ऐसी गंदी पैदाइश उनको कहा जाता है। तो उस लिहाज से मैंने जो इस बच्चे के बारे में जो सोचा है, तो एक मुझे लग रहा है कि मैंने एक टास्क लिया है अपनी लाइफ में, और एक ऐसा टास्क है जिसमें अगर हम कहीं से भी फेल होते हैं तो लोगों के सवालिया निशान उठेंगे। अभी से जब कुछ नहीं हो रहा है, तब इतनी आफत लोगों ने खड़ी कर रखी है, दुनिया भर के प्रोपोगंडा कर रहे हैं लोग, कुछ भी आरोप लग जाए, किसी तरह से भी मीडिया में सुर्खियों में आ जाए लोग, उसके लिए पागल हुए जा रहे हैं लोग। तो अगर फिल्म कहीं से कमजोर बनेगी तो आलोचना क्या बहुत ज्यादा होगी मेरी, और मेरे लिए फिर आगे मेरे ख्याल से जीना दुश्वार हो जाएगा। तो मेरा अभी इस वक्त पूरा फोकस है कि मैं इस फिल्म को बेहतरीन से बेहतरीन बनाऊं, एक एक फ्रेम पर काम करूं। और जैसा मैंने पहले भी आपको कहा कि मेरी पहली फिल्म, ऐसा लग रहा है मेरी फर्स्ट फिल्म। सर, फिल्म बनाते हैं अपने बजट को जी अच्छा करने के लिए, जी। आगे बढ़ने के लिए, तो आपको लगता नहीं है कि वायरल गर्ल जो एक सिर्फ आंखों के लिए वायरल हुई है, हाँ ये घाटे का सौदा हो जाएगा उनको फिल्म में लेकर? हाँ, ये देखो ऐसा हो सकता है, मैं नहीं कह सकता क्योंकि फीचर तो मैंने देखा नहीं। हाँ, लेकिन जो हमारे हाथ में वो मैं कर सकता हूँ, अच्छी मेहनत कर सकता हूँ, उससे मेहनत करवा सकता हूँ। और घाटा और नफ़ा नुकसान होना तो पब्लिक के हाथ में है, जनता जनार्दन के हाथ में है। जी लेकिन मुझे लगता है अगर अच्छी फिल्म बनेगी तो ज़रूर चलेगी, इसमें कोई शक नहीं। सर, जैसे कि आप यूपी से हैं, जी। ठीक है, कुछ अपना अनुभव शेयर करिए कि जो आप तक अभी तक रहा आपका फिल्म तक पहुंचने तक या मुंबई तक पहुंचने तक। मुंबई तक पहुँचने का अनुभव मेरे ख्याल से वो एक पॉडकास्ट में ख़त्म भी नहीं होगा, बहुत बड़ा था वो। क्योंकि 90s का दौर था और उसमें फ़िल्में बहुत कम बनती थी, रील पर फ़िल्में बनती थी, रील वाले कैमरे हुआ करते थे, और सिनेमा इंडस्ट्री में जाना इतना आसान नहीं था। और बिना किसी बैकग्राउंड के, बिना किसी सहारे के, बिना किसी अपने के मुंबई शहर में अकेला घूमने वाला वो छोटा बच्चा ही था उस वक़्त। मेरी भी एज ज़्यादा ही नहीं थी, 16-17 साल ही थी। उस वक़्त से मुंबई से लेकर के और आज तक मुंबई को जो देखा है, उसमें मैंने सिर्फ़ बहुत कुछ जो सीखा है वो मैंने मुंबई ने मुझे सिखाया है। आज मैं जो बात कर सकता हूँ, जो बोल सकता हूँ, जो देश दुनिया के बारे में जो कुछ जाना समझा, ये सब मुझे मुंबई ने दिया। और उन संघर्षों ने दिया जिन संघर्षों से गुजर कर मैं थोड़ा बहुत कुछ काम करने लायक आज हुआ हूँ। तो अच्छे लोगों की संगत रही हमेशा हमारी, पढ़े लिखे लोगों के बीच में रहा हूँ, इसलिए मुझे चीज़ों के बारे में अंदाज़ा हुआ, अच्छी फ़िल्म कैसे बनती है, खराब कैसे बनती है। संघर्षों के इस दौर में मैं नहीं कह सकता कि मैंने कई-कई साल तक मैं भूखे रहा हूँ, कई-कई हज़ार किलोमीटर मैंने पैदल चला है। और उस मुश्किल की घड़ी में जब कभी मैं बस में यात्रा करता था, तो मुझे लगता था कहीं मैं अय्याशी तो नहीं कर रहा हूँ। इन्हीं पैसे जब मैं पैदल जा सकता था, तो बस में क्यों जा रहा हूँ? मैंने वो दिन भी देखे हैं लाइफ़ में, जब बस में जाने को मैं अय्याशी समझता था, कि मुझे थोड़ा-सा पैदल चल लेना चाहिए। तो उन दौर से गुज़रते हुए फिर धीरे-धीरे मैं इस लायक हुआ। आज के दौर में तो सब कुछ आसान हो गया है। आज के यंगस्टर तो कभी भी
कुछ भी मोबाइल पर फिल्में बनाने लगे लोग। लेकिन हाँ, वो दौर बहुत कठिन था और उस कठिनाई से पार करके मैं यहाँ तक बैठा हूँ। और बेदाग इस तरह गंदे लोग जो मुझ पे आरोप लगा रहे हैं, इनको छोड़ दिया जाए अगर, तो कोई मेरे पर दाग नहीं आज तक किसी भी तरह का। और जनता के लिए काम कर रहा हूँ, देश के लिए काम कर रहा हूँ और क्लियर हूँ। मेरे दो चेहरे नहीं कि मैं भी भगवा ओढ़ लूंगा और फिर जाके मैं सलामी लूंगा दुनिया भर का, वो सब मुझे नहीं आता। जो है वो क्लियर है। हमारे लिए, हमारे देश में सब बराबर है, हमारे लिए सब भाई हैं। हम ये नहीं कहते कि ये इस जात का है, उस धर्म का है। हमारे लिए धर्म जात नहीं, हम सबको बराबर समाज में एकता के लिए, समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। वो सिनेमा के माध्यम से काम कर रहे हैं, बस ये। सर, अब आप अपने आप को सनातनी बताते हैं, कैसे, मतलब देखिए, एक्चुअल में सनातन का मतलब होता है कि पूरी विश्व, पूरा धरती आपकी है, सब लोग अपने हैं। सनातन एक बहुत बड़ा थॉट है आपका, बहुत बड़ी विचारधारा है। इसमें संकीर्णता की कोई जगह ही नहीं। आप बहुत बड़ा ब्रॉड माइंड लेकर जब आप चलते हैं, तभी आप सनातन के बारे में कह सकते हैं कि मैं सनातनी हूँ। और सनातन तो बेस है, इस धरती का, इस प्रकृति का मूल है। और मुझे गर्व होता है कि मैं एक ऐसी संस्कृति से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर क्षमा है, दया है, जहाँ पर ध्यान है, जहाँ पर योग है, जहाँ पर मूर्ति पूजा के जरिए बताया जाता है कि आपको ध्यान लगाना है। मतलब ऐसी मैं बहुत बड़ी एक जो सृष्टि की जो बहुत बड़ी एक रचना है, जो बहुत बड़ा एक थॉट है, मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। मैं उस कल्चर से बिलोंग करता हूँ जिसको सनातन कहते हैं। ये मेरे लिए बहुत गौरव का विषय है। सही, ये तो नहीं कि आप से मुख्यमंत्री सीएम योगी ने आपको सपोर्ट किया, तब से ज्यादा वो करने लगे या पहले से ही आपका विचार रहा है? मैं पहले से ही था और शुरू से ही था। जब योगी जी मेरे ख्याल से सांसद थे, तभी मैं एक बार मिलने गया था उनसे। और ये चीजें रूट्स में होती है, क्योंकि बचपन से मैं आरएसएस से जुड़ा रहा। जब मैंने पैदा हुआ तो मैं सब प्रभात फेरी लगाता था, सुबह उठकर सबको जगाना, सबको लाना, प्रार्थना करना, व्यायाम करना। तो देशभक्ति तो मैंने वहीं से शुरुआत हो गई थी। तो रूट्स जो है ना, वो कभी बदल नहीं सकते। आदमी का नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता। तो हमने बहुत सारी कमर्शियल फिल्में भी बनाई, ऐसा नहीं कि हमने हमेशा विवादित फिल्में बनाई। तो हाँ, लेकिन ये रहा कि कमर्शियल फिल्में बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर सकी और विवादित फिल्मों ने अपना अलग स्थान बना लिया। तो लोग बोले रहे विवादित है डायरेक्टर, ये है। ऐसा कुछ नहीं। मैं भी एक और फिल्म करूँगा, अभी बताया ना जिसके बारे में, वो अलग मूड की फिल्म होगी बिल्कुल। मतलब सब पे विवाद खड़ा करेंगे आप, जिससे कि लोग अपने आप ही पहुंच जाएं? हाँ, और क्या, आना चाहिए ना। आएंगे, कम से कम तो लोगों में जागरूकता आएगी, सुधार होगा, लोग सोचेंगे। थिंकिंग में होनी चाहिए ना। नाचने गाने वाली तो फिल्में सब बना रहे हैं, गंदगी तो सब परोस रहे हैं। हमारी फिल्मों में गंदगी तो नहीं होती कम से कम। हमारी फिल्मों में कल्चर को तो नहीं डिस्टर्ब किया जाता है किसी तरह से। तो हम ये मानते हैं कि वो एजेंडा फिल्में हैं जो लोग बनाते हैं। क्यों एजेंडा चलाते हैं? ताकि देश हमारा खराब हो, धर्म हमारा खराब हो, लड़कियां जो है अपना इतना हो जाए, बोल्ड हो जाए बाहर निकलकर। हमारा एक कल्चर है जो इसमें हमें बंधे रहेंगे, तभी हमारे साथ वो भारतीयता जुड़ी रहेगी, राष्ट्रीयता जुड़ी रहेगी। तो मैं उसके लिए काम करता हूँ। बाकी सब करण करण जौहर और कितने सारे सब तो हैं, खान मान ब्रदर्स सब तो बना रहे हैं नंगी लुच्ची फिल्में। मैं उस भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ, मेरा अपना अलग तरीका है और मैं खुश हूँ। जैसे कि अभी आपने बात की कि करण जौहर या अलग अलग निर्देशकों की बात करी आपने, तो ये कहा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना आसान नहीं है। तो आपने क्या क्या फेस किया अपनी लाइफ? मैंने बहुत फेस किया और मैंने फिर इतना फेस किया कि मतलब लॉबी है बहुत बड़ी वहाँ। हर एक लॉबी में अपना अपना आदमी बैठा हुआ है और उस आदमी को, जब आप नए हो तो पहले सबसे पहले उस आदमी से अपनी पकड़ बनाओ। फिर वो आदमी जब चाहेगा तब आपको किसी बड़ी लॉबी में आपकी एंट्री हो पाएगी। और वो आदमी फिर आपको पहले शोषण करेगा, फिर दुनिया भर के तमाशे करेगा, फिर बोलेगा लड़की लेके आओ, फिर मुझे गर्लफ्रेंड से मिलाओ, दुनिया भर। तो ये सब तो कल्चर मेरे अंदर था नहीं, मैं गाँव का सीधा साधा आदमी हूँ। लिहाजा उस भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय मैंने अलग रास्ता पकड़ लिया अपना। उस लॉबी का हिस्सा बनने के बजाय मैंने अपने अलग रास्ते पे चल पड़ा। हालांकि मेरे से जूनियर जो लोग थे, बहुत सारे लोग लॉबी में चले गए, आज बड़े भी बन गए। मैंने पहले भी आपको कहा जैसा कि मैं थोड़ा पीछे रह गया, क्योंकि मैं उस लॉबी का, उस गंदगी का हिस्सा नहीं बनना चाहा। मैंने अपने आप को कभी भी नहीं भीड़ में शामिल किया, क्योंकि मेरे अंदर रूट्स में ही राष्ट्रीयता थी, मेरे ब्लड में ही सनातन था। तो मैं उस भीड़ का हिस्सा बनकर उस अपने देश के कल्चर को नहीं खराब करना चाहता था। जैसा कि आज बॉलीवुड पर लोग थूक रहे हैं, आप देख रहे हैं लॉकडाउन के बाद से किस तरह से किस बुरे हालात में हो गए थे। सिनेमा हॉल सारे खाली पड़े हुए हैं, बड़े बड़े एक्टरों की फिल्म लगी हुई है, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन कोई नहीं जा रहा देखने के लिए। ये एक नफरत सी लोगों के मन में बिठा दी बॉलीवुड वालों ने। तो मैं उस नफरत का जवाब इस बंजारन से देने जा रहा हूँ। इसको मैं खड़ा करूंगा ताकि लोग, गरीब लोग अपने आप को कनेक्ट करें वहां से, सिनेमा से, जो आज इस सिनेमा इंडस्ट्री से दूर हो गए हैं, जो थूक रहे हैं कि गंदे लोग होते हैं और यहाँ पर गंदगी होती है, कल्चर खराब होता है। उन्हीं लोगों को मैं मैसेज देने के लिए फिल्म कर रहा हूँ। जैसे कि आपने फेस किया बहुत सारी चीजें, जी। आपको लगता है कि आप जो वायरल गर्ल को लेकर आए हैं,
उसके बाद उनको भी फेस करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स क्योंकि फेस करना पड़ेगा। हर हाँ। लाइन में देखा जाता है कि लड़कियों को अलग अलग चीजें फेस करनी पड़ती है। हाँ, ये देखिए फेस तो करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि चूँकि बहुत वो लोग उनका अपना कानून होता है, बंजारों का अपना कानून कायदा है। उस कायदे कानून से बाहर से तो लड़की नहीं जा सकती कभी। इसलिए मैं उसको उसी लेवल पे मैं चाहता हूँ उसकी एक ऐसी पहचान बने, जो इस गंदगी से अलग हो। मतलब एक अगर कुछ ये एक्सपेरिमेंट मेरा अगर अच्छा हो गया, तो वाक़ई में बॉलीवुड के लिए अलग रास्ते बनेंगे और ये होगा कि भई जो बड़ी-बड़ी हीरोइनें हैं या जो वही नहीं, आम इंसान कपड़े पूरे पहन कर भी बगैर गंदे अल्फाज का इस्तेमाल किए हुए भी स्टार बन सकते हैं, लड़कियाँ हीरोइन बन सकती हैं। वो एक बहुत बड़ा मैसेज होगा, जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। जैसे कि अभी आपने बताया था कि काफी निर्देशक होते हैं जो आगे नहीं बढ़ने देते, उनकी लॉबी होती है। हुँ। तो ऐसे कौन-कौन से लोग हैं जो इस तरीके से लोग हैं जो देखिए फिल्म इंडस्ट्री में? हाँ, हाँ। देखिए फ़िल्म इंडस्ट्री में जो भी आदमी थोड़ा बढ़ जाता है, उसकी लॉबी बन जाती है। हुँ, तो जितने भी बड़े लोग हैं, उनकी अपनी लॉबी है, वहाँ पर उन्हीं वो जो कहानी उनके लोग पसंद करेंगे, वही क्योंकि कहानी रहेगी। जो पसंद करेंगे, वही डायरेक्टर रहेगा, फिर जो स्टार बोलेगा, वो हीरोइन रहेगी। तो भैया पब्लिक से भी तो पूछ लो एक बार, वो क्या चाह रही है? हुँ, सारा जो मैटर घूम फिर के स्टार के पास आकर टिक गया है आज की तारीख में बॉलीवुड का। जो 4-5 बूढ़े थके हुए जो स्टार हैं, वो अपने हिसाब से सब्जेक्ट बताएँगे, अपने हिसाब से हीरोइन बताएँगे। हुँ। पब्लिक फ़िल्म क्यों देखने जाएगी भाई? और स्टार बिक रहे हैं इसलिए कॉर्पोरेट उनके साथ है, उस इसलिए सारी भीड़ उन्हीं के पीछे भाग रही है। बहुत सारे ऐसे मेरे डायरेक्टर दोस्त हैं, जिन्होंने 20-20 साल, 25-25 साल अपनी ज़िंदगी गँवा दी और आज तक स्टार के साथ मीटिंग भी नहीं कर पाए। तो मैं उस भगदड़, उस भसड़ से बाहर निकल कर अपने अलग रास्ते बना रहा हूँ और उस लॉबी में मुझे नहीं जाना है और मैं गंदगी से बहुत परहेज़ करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अगर ये फ़िल्म मेरी अच्छा रिस्पॉन्स करती है, तो वो जो बड़ी लॉबी वाले हैं, उनके मुँह पर एक बहुत बड़ा जूता होगा ये। तो इसलिए मैं काम कर रहा हूँ इसके लिए। अभी आपने वसीम रिज़वी के बारे में बताया था। हुँ। उन्होंने काफ़ी बार धर्म भी बदला है। तो किस तरीके से बताएँगे आप? क्या है उनके पीछे, पर्दे के पीछे की कहानी क्या है? क्योंकि हाँ। पर्दे के आगे तो भी उन्होंने आप पर आरोप लगाए हैं कई सारे। पर्दे के पीछे की कहानी क्या है उनकी पूरी? पर्दे के पीछे की कहानी ये है कि उन पर मेरा केस है, जो इन्होंने मेरी फ़िल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल में पार्टनरशिप के चलते हुए उन्होंने मेरे से बेईमानी की। दूसरी पर्दे के पीछे कहानी है कि उनके ऊपर बहुत सारे वक्फ बोर्ड के घोटाले हैं, उनके ऊपर मुकदमे हैं, डकैती तक के मुकदमे हैं और ये आज़म खान के राइट हैंड हुआ करते थे, उन्हीं के गुर्गे हुआ करते थे, उन्हीं के हाथ-पैर दबाते थे और उन्होंने वक्फ बोर्ड का चेयरमैन तो उस समय बना दिया, लेकिन जब सरकारें बदली, राष्ट्रवादी सरकारें आ गई तो इनको लगा कि अब मैं भी जेल में चला जाऊँगा। वैसे इन्होंने राम-राम करना तुरंत शुरू कर दिया। आज़म खान का हश्र देखा, वैसे इन्होंने भी अपने आप को सलामी लेना शुरू कर दिया कि मैं ये हो गया हूँ, भगवा ओढ़ के आ गया, टीका लगा के आ गया, इस्लाम के बारे में गंदी-गंदी बातें करने लगा ताकि लोग इसको माने कि बहुत बड़ा धर्म योद्धा जैसा कोई आ गया है। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ी कहानी यही थी कि वो सिर्फ़ अपने गुनाह छुपाना चाहता था ताकि राष्ट्रवादी सरकारें उस पर रहम कर दें और उससे मुक्ति मिल जाए। तो मैं यही अपील करूँगा पूरी देश जनता जनार्दन से और सरकार से भी कि उसके पुराने मुकदमे फिर से खोले जाएँ और इसके लिए मैं अभी कोर्ट में भी जाने वाला हूँ। इसको फिर से बाहर लेके आऊँगा मैं। जब आपने फ़िल्म में उनके साथ फ़िल्म बनाई थी, जी। तो आपको उस टाइम पे पता नहीं था इस तरीके से कि नहीं, ये आदमी इस तरीके का है? नहीं, जब इसने मेरी जान लेने की कोशिश की तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि आदमी किसी का नहीं है हुँ, और ये सिर्फ़ अपना मकसद सीधा करना चाहता है। जब इसने मुझे मरवा देना चाहा और सिर्फ़ अपनी पब्लिसिटी के लिए, जैसे अभी पब्लिसिटी के लिए उल्टा-सीधा कुछ भी बोल रहा है, तो जिस तरह इसने मुझे मरवाने की कोशिश की, उस वक़्त से मेरा इससे मोह भंग हो गया और मुझे लगा कि ये देश, समाज, धर्म सबके लिए खतरा है। किसी भी धर्म के लिए फ़ायदेमंद की चीज़ नहीं है, ना हिंदू के लिए, ना मुसलमान के लिए, क्रिश्चियन के लिए, कहीं भी नहीं। और इसका कोई धर्म भी नहीं है भाई, ये तो सिर्फ़ अपना उल्लू सीधा करने में लगा हुआ है। कुछ भी करा लो इससे, हुँ। कुछ भी बुलवा लो। उस टाइप का आदमी है, तो इस पर हमें चर्चा करने की मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बोल गया हूँ, इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी नहीं। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्या भाई? ये है कौन-सी चीज़? सिर्फ़ प्रोपेगेंडा ही तो है। कुछ भी होगा तो कोई बयानबाज़ी करके आप लोग मीडिया में ले आएगा बस। इसके अलावा क्या है इसका? ना इसके पीछे कोई आदमी है। 10 आदमी बोलो भाई लेके आ जाओ, परिवर्तन चौक पे खड़े हो जाओ, इसको 10 आदमी नहीं मिलेंगे, क्योंकि कोई इसको लाइक नहीं करता है। ये सिर्फ़ मुँह इसके पास जो 2 कौड़ी की बताएँ ना ज़ुबान है, बस उसी के ज़रिए चल रहा है और मौके का फ़ायदा उठाना चाहता है। जैसे अभी बच्ची वायरल हुई थी, इस भीड़ में कूद कर उसने मौके का फ़ायदा उठाना चाहा, किसी भी सनोज मिश्रा को बदनाम कर दो, ताकि उसके पीछे जो फंडर-वंडर है सब भाग जाएँ, बोले अरे बाप रे! ये तो शराबी है, ये तो है, वो है। लेकिन आदमी सच्चाई भी तो जानता है। जो मेरे साथ इन्वेस्टर हैं, जो मेरे वेल विशर हैं, वो मेरे साथ रहते हैं, उनको पता है ना मैं कैसा आदमी हूँ और मेरी लाइफ़स्टाइल क्या है। मैं पानी कितना पीता हूँ, मैं खाना कितना खाता हूँ, उनको सब पता है। तो ऐसी बातों में कोई नहीं आने वाला, जो चाह रहा है कि मीडिया में बोल दूँगा तो ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा मेरा। मैं वैसे ही जीऊँगा शेर की तरह जैसे रहा हूँ अभी तक, बेदाग, वैसे ही आगे चलूँगा। किसी के चमड़े की ज़ुबान चला देने से मेरा करियर नहीं डिस्टर्ब होने वाला है।
अपनी फिल्म से आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं समाज को संदेश देना चाहता हूँ कि लोग सच बोलना सीखें। जो हमें हमें आज 70 साल आज़ादी के बाद भी जो चीज़ें नहीं बताई गई, हमसे दबाई गई हैं, मैं उन चीज़ों को लेकर आ रहा हूँ ताकि लोग उसको समझें कि हमारे साथ हुआ क्या है। हमारे साथ किस-किस तरह से साजिशें हुई हैं हमारे कल्चर को ख़त्म करने के लिए, हमारी पहचान ख़त्म करने के लिए। मैं ये मैसेज अपनी फ़िल्मों के माध्यम से दे रहा हूँ और मैं कहीं न कहीं इस मामले में तो मुझे सफलता मिल रही है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आपकी जो आने वाली फ़िल्म है जी, मणिपुत्र पर, उसके लिए बहुत-बहुत बधाई कि जो वो बहुत अच्छी रहे और समाज में एक संदेश भी लेकर आए जिस तरीके से आप सोच रहे हैं जी। और बहुत अच्छा रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज हमने इस पॉडकास्ट में बात करी सनोज मिश्रा से। सनोज मिश्रा ने बताया कि उन्होंने कैसे फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, कैसे यूपी से मुंबई का सफर तय किया, किन-किन परेशानियों का सामना किया और कैसे उन्होंने अलग-अलग अनुभव को साझा किया। साथ ही उन्होंने उस समय की बात भी बताई जब उन्होंने द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल पर फिल्म कास्ट की थी। उस समय उन्होंने जब गवर्नमेंट से लड़ाई लड़ी थी, उसके बारे में भी सफर बताया। साथ ही जब वो 1 हफ्ते अपने घर से दूर रहे, उसके बारे में भी हम सबको बताया कि वो कब और कैसे, किस तरीके से, कहाँ रुके। तो उस समय का भी अनुभव साझा किया जब उन्हें पैदल चलना पड़ा था और अपनी डायरी ऑफ मणिपुर के बारे में भी बताया। इस फिल्म में मोनालिसा को क्यों उन्होंने कास्ट किया और इसके पीछे वजह क्या रही, ये भी उन्होंने साझा किया। इस फिल्म में अलग-अलग पड़ाव को उन्हें देखने पड़ रहे हैं। साथ ही अब इस फिल्म के लिए जो अलग से बंजारा समाज की लड़की को लेकर आए हैं, जिस मुद्दे को उन्होंने उठाया है समाज के और जिस दिशा में इस फिल्म को लेकर जा रहे हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि वो आगे क्या स्टोरी बन के आएगी। फिलहाल के लिए सनोज मिश्रा को उनकी आने वाली फिल्म के लिए बहुत-बहुत बधाई और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को देखते रहें, नोक्ता व्यू से जुड़े रहें और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।